हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पर। इस क्लास में हम लोग देखेंगे यूपी पीसीएस प्री एग्ज़ाम के लिए जो 2023 का प्री एग्ज़ाम होने वाला है। उसके लिए हम लोग टेस्ट सीरीज को सॉल्व कर रहे हैं और इसमें हम लोग ध्येय आईएएस की जो टेस्ट सीरीज है उसको सॉल्व कर रहे हैं। इसके पहले 4 क्लास हो चुकी है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है पीसीएस के लिए अलग से, तो आप लोग जाकर उस पर देख सकते हैं। सभी में डिटेल से क्वेश्चन को एनालाइज किया गया है और टेस्ट सीरीज से अलग भी जो फैक्ट हैं उससे संबंधित उसको भी हम बताते चल रहे हैं, तो आप लोग उसको नोट करते रहें। और टेस्ट सीरीज लगाने से ये फायदा होगा कि आप लोगों को एक आइडिया मिल जाएगा कितने क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं और जो है कि कितने कैसे क्वेश्चन आएंगे। और टेस्ट सीरीज के अलावा भी इससे संबंधित हम जितने भी फैक्ट हैं उसमें कवर हो सकते हैं सबको कवर करते चल रहे हैं, तो वीडियो देखने का यही फायदा होगा। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सत्य है। यानी कि पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सत्य है। तो यहाँ पर दिया है ग्राम सभा स्थानीय नागरिकों की आम सभा होती है, और दूसरा दिया है कि ग्राम पंचायत ग्राम सभा से ऊपर होती है। यानी कि यहाँ ग्राम पंचायत के बारे में दिया गया है, तो इसमें पूछा गया है कि जो है कि ग्राम सभा स्थानीय नागरिकों की आम सभा होती है, तो ये कथन बिल्कुल सही है। और जो ग्राम पंचायत होती है ग्राम सभा से ऊपर होती है, यानी कि जो एक ग्राम सभा में जितने भी व्यक्ति होते हैं, जितने व्यक्ति हैं वे सभी ग्राम सभा के व्यक्ति माने जाते हैं। और जो ग्राम सभा ग्राम पंचायत होती है ये निर्वाचित होते हैं और इनका मुखिया जो कौन होता है, तो मुखिया जो होता है वो प्रधान होता है। तो ग्राम सभा ही ग्राम पंचायत का निर्वाचन करती है और इसका मुखिया जो है कि प्रधान होता है। तो यही इसमें पूछा गया है कि ग्राम सभा से ऊपर होती है ग्राम पंचायत, तो ये कथन बिल्कुल सही है, ये ग्राम सभा से ऊपर ही होती है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो इसका करेक्ट आंसर जो है कि सी ऑप्शन हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कार्य भारत के चुनाव आयोग के द्वारा नहीं किया जाता है। यानी यहाँ चुनाव आयोग के बारे में पूछा गया है कि कौन सा एक कार्य है कि जो चुनाव आयोग नहीं करता है। तो मतदाता सूची का निर्माण एवं उसका रखरखाव करना, तो ये कार्य चुनाव आयोग का ही है। निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना, तो ये भी कार्य चुनाव आयोग का ही है। और जो चुनाव आयोग की अधिसूचना है जारी करना, ये कार्य चुनाव आयोग का नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है कि सी ऑप्शन हो जाएगा। और आचार संहिता का निर्माण करना ये भी चुनाव आयोग का कार्य है। जो चुनाव की अधिसूचना होती है, ये जो लोकसभा का चुनाव होता है उसमें तो जो है कि राष्ट्रपति जारी करते हैं अधिसूचना। और जो विधानसभा का होता है, अगर विधानसभा का चुनाव है तो ये जो है कि राज्यपाल के द्वारा जारी की जाती है। तो यही यहाँ पर गलत हो जाएगा कि चुनाव आयोग की अधिसूचना जो है कि विधानसभा के चुनाव में राज्यपाल के द्वारा जारी की जाती है और लोकसभा वाले चुनाव में राष्ट्रपति के द्वारा जारी की जाती है, तो ये चुनाव आयोग का कार्य नहीं है, सी ऑप्शन। और बाकी सभी जो है कि मतदाता सूची का निर्माण करना, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना और आचार संहिता का निर्माण करना, ये जो है कि सभी कार्य चुनाव आयोग के है। सामान्यतः 5 वर्ष में चुनाव किया जाता है यहाँ पर भारत में, यही प्रक्रिया है। तो इसी के बारे में यहाँ पर पूछा गया था। और जो विधानसभा के मामले के राज्यपाल जो जितने भी राज्य वाले हैं सभी के राज्य के राज्यपाल ही जारी करते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि राज्य विधान परिषद के में विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 सदस्य होते हैं, लेकिन उनकी संख्या कितने से कम नहीं होनी चाहिए। यानी कि जो विधान परिषद होता है किसी भी राज्य में, जो जितने भी राज्यों में विधान परिषद है उसके बारे में डिटेल्स अभी देखते हैं हम लोग। तो विधान परिषद विधानसभा के कुल सदस्य संख्या का 1/3 होना चाहिए। यानी कि जितने भी विधानसभा में सदस्य हैं, विधानसभा में जितने भी सदस्य हैं उसके 1/3 सदस्य जो है कि विधान परिषद में होते हैं, यही यहाँ पर कहा गया है। लेकिन ये भी कहा गया कि कितने से कम नहीं होनी चाहिए, 60, 50, 40 या 30। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 40। 40 से कम भी नहीं होनी चाहिए। और जो विधान परिषद है कुल कितने राज्यों में है, तो कुल 6 राज्यों में है। विधान परिषद कुल 6 राज्यों में वर्तमान में है। और ये 6 राज्य कौन कौन से, आइए देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले तो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश पहला। और दूसरा कौन सा है, तो दूसरा कर्नाटक है, कर्नाटक हो जाएगा। और तीसरा कौन सा हो जाएगा, तो तीसरा महाराष्ट्र हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। यूपी हो जाएगा, यूपी और बिहार हो जाएगा।
तो ये देखा जाए तो इतने जो है कि राज्यों में 6 राज्यों में, कुल 6 राज्यों में जो है कि विधान परिषद है। और विधान परिषद का जो गठन किया जाता है आर्टिकल की तो ये आर्टिकल इसका कौन सा है, तो आर्टिकल है, संविधान में इसका वर्णन किया गया है 169। और विधानसभा का किसमें है, तो विधानसभा जो है, विधानसभा उसका 170 में वर्णन किया गया है कि 170 अनुच्छेद के तहत एक विधानसभा होगी और विधान परिषद जो है कि 169 के तहत। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन दिया है कि राष्ट्रपति कानूनी मामलों में भारत सरकार को सलाह देने हेतु महान्यायवादी के पद पर किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करता है जिसके पास, यानी कि जो महान्यायवादी है इसको नियुक्त करने के लिए राष्ट्रपति क्या देखता है, तो जैसे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, या उच्च एवं उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, और किसी भी विधि विशेषज्ञ को बना सकता है। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से भी आंसर करते रहें ताकि आप लोगों को पता चले कि जो है कि आप लोगों को कितने क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं। तो ये जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता जो व्यक्ति रखता हो उसी को जो है कि राष्ट्रपति जो है कि महान्यायवादी घोषित करता है। और इसका वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो आर्टिकल 76 में कहा गया है कि भारत का एक महान्यायवादी होगा। और जो है कि ये उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, तो आइए देख लेते हैं हम लोग कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता क्या है। तो सबसे पहले तो जो है कि वो राष्ट्रपति की नजर में विधिवेत्ता हो, यानी कि जो है कि इसको नॉलेज हो विधियों का। और दूसरा होता है कि किसी भी हाई कोर्ट में 5 साल तक जज रहा हो, या फिर हाई कोर्ट में ही 10 साल तक वकालत किया हो। तो ये तीनों में से कोई भी योग्यता हो, ये तीनों जरूरी नहीं होती है, इन तीनों में से कोई भी एक योग्यता हो तो राष्ट्रपति उसको उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बना सकता है। तो यही उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता है। और यहाँ पर महान्यायवादी के बारे में पूछा गया था। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन दिया है कि कवक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, यानी कवक के बारे में पूछा गया है कि कौन सा कथन सत्य है। तो कवक अपना भोजन मृत एवं अपघटित जैव पदार्थों से प्राप्त करते हैं। कवक में क्लोरोफिल पाया जाता है। तो आप लोग देखिए कि कौन सा इसका आंसर सही हो जाएगा। तो इसका जो है कि करेक्ट 1 हो जाएगा। कवक अपना भोजन जो है कि मृत अपघटित जैव पदार्थों से प्राप्त करते हैं, ये कथन बिल्कुल सही है। और जो है कि ये जो क्लोरोफिल पाया जाता है ये गलत है, कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन दिया है कि बिडाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है। जो बिडाल परीक्षण होता है वो किसके लिए किया जाता है, इसमें दिया है हैजा, मलेरिया, टाइफाइड और पीत ज्वर। तो जो बिडाल परीक्षण है वो किसके लिए किया जाता है, तो ये किया जाता है टाइफाइड के परीक्षण के लिए। जो टाइफाइड के परीक्षण के लिए बिडाल परीक्षण किया जाता है। और टाइफाइड एक जीवाणु जनित रोग है। ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि जीवाणु जनित रोग या विषाणु जनित रोग, तो आप लोग इसको नोट कर लें, ये जीवाणु जनित रोग है। और इसका जो है कि टाइफाइड का जो जीवाणु है उसका नाम क्या है, तो नाम है साल्मोना टाइफी। तो ये जीवाणु है और जीवाणु जनित रोग है। और ये जो है कि बिडाल परीक्षण टाइफाइड के लिए किया जाता है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन दिया कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक अपकथन और दूसरा कारण है। कहा गया है कि सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमारे शरीर को गर्म रखते हैं, और उसका कारण दिया है कि ऊन उष्मारोधी है तथा इसके रेशों के बीच वायु फंसी रहती है। तो आप लोग देखिए कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें दिया है कि सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमारे शरीर को गर्म रखते हैं। तो ये सभी को पता है कि ऊनी वस्त्र ही ज्यादातर लोग ठंडियों में पहनते हैं। और ये जो है कि ऊनी वस्त्र उष्मारोधी होता है, यानी कि इसके अंदर जो है कि उष्मा जो कि इसके रेशों के बीच वायु फंस जाती है, यानी कि इसको पार नहीं कर पाती है वायु, जिसके कारण हमारे शरीर को ठंड नहीं लगती है। तो यही यहाँ पर कहा गया कि इसके रेशों के बीच वायु फंसी रह जाती है और अंदर शरीर तक नहीं पहुंचने पाती है, जिससे कि यह ठंडी नहीं लगती है। तो ये कथन और कारण दोनों ही सही है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
AR की दोनों सही है तथा AR का सही व्याख्या भी करता है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन दिया है कि विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए किस माध्यम की आवश्यकता होती है। यानी कि जो विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है तो उसमें किस माध्यम की आवश्यकता होती है, तो यही यहाँ पर पूछा गया है। इसमें ऑप्शन दिया है ठोस, द्रव, गैस और किसी का भी नहीं। तो आप लोग अगर इसको ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, अगर पढ़े होंगे तो बता पाएंगे। तो इसमें जो है कि विकिरण द्वारा जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है उसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है तो ये विकिरण का उदाहरण है। जैसे आप लोगों को पता होगा कि ऊष्मा का जो है कि स्थानांतरण कुल तीन विधियों द्वारा होता है। तो एक तो ये विकिरण हो गया, विकिरण है, और दो और कौन कौन से हैं, तो एक होता है चालन, चालन और संवहन और विकिरण। कुल तीन विधियों द्वारा होता है ऊष्मा का संवहन। तो चालन जो होता है ये ठोस पदार्थों में होता है, ठोस में, और संवहन किस में होता है, तो ये द्रव एवं गैस में होता है। तो ऊष्मा का जो संचरण है, स्थानांतरण है, ये चालन में चालन विधि से ठोस में होता है और संवहन विधि से द्रव एवं गैस में, विकिरण से जो किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती जैसे सूर्य का प्रकाश। तो ये इतने सारे फैक्ट से इसे सभी को नोट कर लीजिए, यही एग्जाम में कई बार पूछा गया है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगला क्वेश्चन दिया है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो ये जो सुमेलित करने वाला है ये भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, 4-5 क्वेश्चन तो रहते ही हैं। तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते रहें। तो इसमें आइए देख लेते हैं। तो जाइलम, जाइलम किससे संबंधित है, तो जाइलम जो है कि ये जल का परिवहन करता है। तो A का 2 हो जाएगा। और अगर आप लोग अगर आंसर इसका करना चाहें तो एग्जाम में ऐसे कर सकते हैं कि जैसे A का 2 अगर देख लिए तो बाकी, अगर A का 2 B ऑप्शन में ही है तो बाकी किसी को मिलाने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे। और मूल रोम जो होता है ये मूल रोम जल का अवशोषण करता है, जल का अवशोषण करता है। और फ्लोएम जो है कि ये करता है भोजन का परिवहन। और रंध्र जो है वाष्पोत्सर्जन के लिए होता है। तो अगर इस प्रकार देखा जाए तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आप लोग एक ट्रिक अपना सकते हैं कि जैसे जल के जाइलम है तो ज आता है तो जल का परिवहन करता है, फ्लोएम होता है फूड यानी फूड का परिवहन करता है फ्लोएम से। तो आप लोग ऐसे ट्रिक बना सकते हैं कि जो फूड है उसके लिए फ्लोएम और जो जल है इसके लिए जाइलम। एक ऐसे अपने माइंड में दिमाग में रख सकते हैं ताकि याद रहे। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन दिया है कि मानव गुर्दे में पथरी का मुख्य घटक क्या है। जो मानव गुर्दे में पथरी हो जाती है उसका मुख्य घटक क्या है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो कैल्शियम ऑक्जेलेट, सोडियम बेंजोएट, कैल्शियम एसीटेट और सोडियम एसीटेट। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से भी आंसर करते रहें। तो ये जो कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है यही मानव गुर्दे में पथरी का मूल कारण होता है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है, यानी कि जो इसमें सही सुमेलित नहीं उसी के बारे में यहाँ पर बताना है। तो दिया है कि विटामिन B6 चर्म रोग, और विटामिन B12 रुधिर क्षीणता, और विटामिन E जनन शक्ति में कमी, और विटामिन A स्कर्वी। तो अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर जो विटामिन B6 दिया है इसकी कमी से जो है कि चर्म रोग होता है, और विटामिन B12 जो है रुधिर क्षीणता, जिस इसका कोबाल्ट भी नाम है विटामिन B12 का, कोबाल्ट भी इसे कहते हैं। इसमें रक्त की कमी हो जाती है, रक्त क्षीणता या रक्त की कमी होती है। और जो है कि विटामिन E है इसके कमी से जनन शक्ति में कमी हो जाती है। और जो ये दिया है ऑप्शन विटामिन A ये गलत दिया है। विटामिन A की कमी से रतौंधी होता है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और स्कर्वी जो है ये विटामिन C का नाम है, विटामिन C का नाम है ये विटामिन C। तो यहाँ पर यही गलत दिया था, तो इसका करेक्ट आंसर जो है कि ए ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कायिक प्रबंधन किस प्रकार के जनन का उदाहरण है। जो कायिक प्रबंधन है वह किस प्रकार के जनन का उदाहरण है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, A B दोनों, अर्ध लैंगिक जनन। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से भी आंसर करते रहें।
तो जो कायिक जनन है ये किसका उदाहरण है? तो ये है अलैंगिक जनन का। जो पौधों में जो पादप में जो होता है जनन का उदाहरण होता है, जिसमें जो है कि मूल, तना, पत्ती या कली, किसी भी कायिक जनन से अगर नया पादप बनता है तो उसी को कायिक जनन कहता है, यानी कि किसी भी भाग से जो बन जाता है तो उसे अलैंगिक या कायिक जनन प्रबंधन कहा जाता है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन दिया है कि उत्तल लेंस उस पर पड़ने वाले प्रकाश को क्या करता है? तो अपसारित कर देता है, अभिसारित कर देता है, कोई प्रभाव नहीं डालता है, वर्ण विक्षेपित कर देता है। तो जो उत्तल लेंस होता है ये जो है कि प्रकाश को क्या करता है? तो ये प्रकाश को अभिसारित कर देता है। अभिसारित कर देता है यानी कि ये प्रकाश को एक जगह मोड़ देता है, यानी कि एक ही स्थान पर लाकर करता है उत्तल लेंस। और जो अपसारित करता है ये अवतल लेंस करता है। अवतल लेंस का ये कार्य है, ये प्रकाश को जो है कि फैला देता है ऐसे। और जो अभिसारित करता है ये उत्तल लेंस का कार्य है। तो यही यहाँ पर पूछा गया था, या अंदर की ओर मोड़ देता है, अपसारी या अपसारी जिसे कहते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक भौम जल स्तर में कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है? यानी कि जो भूमिगत जल है, भूमिगत जल, उसके लिए कौन सा कारण उत्तरदायी नहीं है? तो इसमें औद्योगिकरण में वृद्धि, जल संसाधन का कुप्रबंधन और बढ़ती जनसंख्या और अत्यधिक वर्षा। तो आप लोग ऑप्शन को देख के समझ पा रहे हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो जो भौम जल स्तर में कमी का कारण मुख्य रूप से है वो ये औद्योगिक वृद्धि, जल संसाधन में कुप्रबंधन और बढ़ती जनसंख्या, ये तीनों हो जाएगा। लेकिन जो अत्यधिक वर्षा है ये कारण नहीं है। अत्यधिक वर्षा से तो भूमि जल स्तर बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर सीधा विपरीत दिया हुआ है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है कि डी हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के संबंध में लिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? जो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है उसके बारे में यहाँ पर दिया है। तो ये दिया है कि ये भूतल परिवहन मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त शासी निकाय है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। ये भूतल परिवहन मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त शासी निकाय है जो है राष्ट्रीय राजमार्गों का देख रेख या बनाने के लिए जिम्मेदार है, सभी कार्यों के लिए। और इसका संचालन 1999 में हुआ था। तो इसका संचालन जो है कि 1999 में नहीं हुआ था, यही स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ये 1995 में हुआ था। तो इस प्रकार दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछा गया कौन सा सत्य है? तो ए ऑप्शन सत्य है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन दिया है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक जीवाणु व उनके फसलों के युग्म में से कौन सा एक सुमेलित है? यानी कि जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण है उसमें जीवाणुओं में और उनके कौन सी फसलों में ये होते हैं, उसके बारे में कौन सा सुमेलित है, इसी के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो आइए देखते हैं इसका सही क्या हो जाएगा। तो सोयाबीन में राइजोबियम जैपोनिकम, तो ये बिल्कुल करेक्ट सही है। जलीय फर्न एनाबिना एजोली, ये भी करेक्ट है। और जो लूसर्न होता है उसमें राइजोबियम मलितोली, तो ये भी करेक्ट है। तो इसका जो है कि सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि तीनों ही सही सुमेलित हैं। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन दिया है कि आर्थिक विकास की किस अवस्था को स्वप्रेरित विकास की अवस्था कहते हैं? यानी आर्थिक विकास की वह कौन सी अवस्था है जिसमें स्वप्रेरित विकास की अवस्था कहते हैं? तो इसमें परंपरावादी अर्थव्यवस्था, आत्मस्फूर्ति अवस्था, परिपक्वता की अवस्था और अधिकाधिक उपयोग की अवस्था। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से भी आंसर करते रहें। तो ये जो होती है परिपक्वता की अवस्था होती है। परिपक्वता यानी पूर्ण रूप की अवस्था होती है, जिसमें स्वप्रेरित विकास की अवस्था इसको कहते हैं। इसमें होता क्या है कि इसमें संसाधनों का जो उपयोग होता है, उपयोग इतना होने लगता है कि जो आवश्यकता की सभी वस्तुएं उत्पादित होने लगती हैं। सभी वस्तुएं उत्पादित होने लगती हैं।
यानी कि जितना वस्तुओं की आवश्यकता है उतना जो है कि उत्पादन होने लगता है। ये संसाधनों का इतना प्रयोग किया जाता है जिसको कहा जाता है परिपक्वता की अवस्था कहा जाता है। यानी संसाधनों का इतना उपयोग होने लगता है सही तरीके से कि आवश्यकता की जितनी वस्तुएं हैं उतनी उत्पादित होने लगे। तो इसमें इसी को स्वप्रेरित विकास की अवस्था कहते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। तो अगला क्वेश्चन दिया है कि नीचे दो कथन दिए गए जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरा कारण है। तो आइए देखते हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियों के जलग्रहण क्षेत्र बहुत बड़े हैं और इसका कारण दिया है इन नदियों के जलग्रहण क्षेत्र में वर्षा अपेक्षाकृत अधिक होती है। तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा? आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से भी आंसर करते रहें। तो गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियों का जलग्रहण क्षेत्र बहुत बड़ा है, तो ये कथन बिल्कुल सही है। और इसका कारण क्या दिया है कि नदियों के जलग्रहण क्षेत्र में वर्षा अपेक्षाकृत अधिक होती है। ये जो हिमालय के तलहटी में है जितने भी क्षेत्र, यहाँ पर वर्षा, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान हो गया, गंगा जमुना का मैदान हो गया, तो इन मैदानों में देखा जाए तो वर्षा भी बहुत होती है। इसके कारण जो है कि इनका जलग्रहण क्षेत्र भी, छोटी छोटी नदियां आकर इसमें मिलती रहती हैं। जैसे गंगा की बहुत सारी सहायक नदियां हैं, सिंधु की भी हैं, ब्रह्मपुत्रा की भी हैं। तो इनके जो तलहटी है या इनका जो बेसिन एरिया है इन नदियों का, उसमें छोटी छोटी नदियां बहुत आकर मिलती हैं और वर्षा अधिक होती है। इसी कारण इनका जलग्रहण क्षेत्र भी बहुत अधिक है। तो यही यहाँ पर कहा गया है कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु नदियों के जलग्रहण क्षेत्र बहुत बड़े हैं और इन नदियों के जलग्रहण क्षेत्र में वर्षा की अपेक्षाकृत अधिक होती है। तो ये दोनों ही कथन सही है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गुजरात में स्थित प्रमुख तेल क्षेत्र नहीं है। यानी कि यहाँ पर पूछा गया कि जो इसमें तेल क्षेत्र दिए गए हैं तो उसमें पूछा गया गुजरात में कौन सा नहीं है। तो इसमें दिया है मेहसाणा, नवागाम, लूनेज और मोरान। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से भी आंसर करते रहें। तो जो इसमें मोरान है ये गुजरात में नहीं है। ये कहाँ पर है? तो ये असम में है। ये तेल क्षेत्र असम में है। बाकी जो है कि मेहसाणा, नवागाम और लूनेज ये तीनों ही गुजरात में है। और असम के कुछ और देख लेते हैं। जैसे एक होता है कि नाहरकटिया, नाहरकटिया भी असम का ही है। और एक है जैसे डिगबोई, बहुत ही प्रसिद्ध है, कई बार एग्जाम में पूछा गया कि डिगबोई तेल क्षेत्र कहाँ पर है। तो डिगबोई जो है कि हो गया। तो ये जो है कि असम में है। बाकी जो है कि मेहसाणा, नवागाम, लूनेज और ये सभी गुजरात में है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि पश्चिम बंगाल एवं बिहार के कुछ क्षेत्रों में भौम जल स्तर नीचे होने के कारण निम्नलिखित में से किस एक के संकेंद्रण में वृद्धि हुई है। यानी कि जो पश्चिम बंगाल और बिहार के क्षेत्रों में नदियों में जल में किसमें वृद्धि हुई है? तो आर्सेनिक, पोटेशियम, सोडियम और बेरिलियम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्सेनिक। जो पश्चिम बंगाल और बिहार के कुछ क्षेत्र हैं उसमें आर्सेनिक की मात्रा बहुत अधिक हो गई है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो इसी के बारे में यहाँ पर पूछा गया है कि जो है कि किसकी वृद्धि हुई है? तो आर्सेनिक की वृद्धि हुई है। और जो कुछ क्षेत्र हैं जैसे कम भूमि जल वाले हैं, जैसे महाराष्ट्र और राजस्थान, तो इन क्षेत्रों में भूमि जल में किसकी मात्रा अधिक हो गई है? तो इसमें हो गई है फ्लोराइड की, फ्लोराइड। तो ये भी एग्जाम में पूछा गया है। और जो है कि पश्चिम बंगाल और बिहार में आर्सेनिक की मात्रा अधिक हो गई है। अगला क्वेश्चन दिया है कि बेम्बनाथ कयाल, जिसे अरब सागर की रानी भी कहा जाता है, कि मुहाने पर निम्नलिखित में से कौन सा एक पत्तन अवस्थित है। यानी कि आप लोगों को पता है कि जो बेम्बनाथ कयाल या झील है ये केरल में है, केरल में है। तो जिसे अरब सागर की रानी भी कहा जाता है। तो इसके मुहाने पर निम्नलिखित में से कौन सा एक पत्तन है? तो यहाँ पर दिया है कि पारादीप, कोच्चि, मंगलोर और हल्दिया। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से भी आंसर करते रहें ताकि आप लोगों के भी क्वेश्चन का पता चले कितने सही हो पा रहे हैं। तो ये जो बेम्बनाथ कयाल है ये कोच्चि केरल में है। तो यहाँ पर कोच्चि जो पत्तन है ये इसी के मुहाने पर स्थित है। और पारादीप कहाँ पर है? तो ये उड़ीसा में है। और मंगलौर कहाँ पे है? ये कर्नाटक में है। ये सभी पत्तन है। और जो है कि हल्दिया पश्चिम बंगाल। तो ये चारों ही बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये कोच्चि जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा दिया है। तो फ्रेंड्स आप लोग वीडियो को जरूर शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि जो है कि आगे जब वीडियो अपलोड हो तो आप लोगों को खोजना ना पड़े। जीडीपी डिफ्लेटर से संबंधित है। यानी जो जीडीपी डिफ्लेटर है किससे संबंधित है? संधारणी विकास से,
समावेशी समृद्धि से, राष्ट्रीय आय का वास्तविक सूचक, वस्तु एवं सेवा के मूल्य व्यवहार से। तो जो जीडीपी डिफ्लेटर होता है ये किससे संबंधित होता है? तो ये संबंधित होता है वस्तु एवं सेवा के मूल्य व्यवहार से। वस्तु एवं सेवा के मूल्य व्यवहार से जो है कि ये एक महंगाई मापने का साधन है, महंगाई मापने का साधन है। तो जो जीडीपी डिफ्लेटर है ये महंगाई मापने का साधन है और इसमें प्रयोग किया जाता है वस्तु एवं सेवा के मूल्य व्यवहार का प्रयोग किया जाता है। तो यही यहाँ पर पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? यानी कि यहाँ पर 4 दिए गए हैं, उसमें से पूछा गया कि कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पर दिया गया कि मलेरिया, प्रोटोजोआ, एथलीट फुट कृमि और कृमि जनित रोग यानी कि निमोनिया जीवाणु जनित और रेबीज विषाणु जनित। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से भी आंसर करते रहें। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आइए देख लेते हैं हम लोग इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो एथलीट फुट है ये कृमि जनित नहीं है, यानी कि जो एथलीट फुट बीमारी है ये कृमि जनित नहीं है, ये कवक, जो कवक होता है उसके द्वारा होती है। बाकी मलेरिया प्रोटोजोआ जनित है, परजीवी से होती है, ये बिल्कुल सही है, ये भी सही है। और निमोनिया जीवाणु जनित है, ये भी सही है। रेबीज जो है वो विषाणु से होता है, ये भी सही है। तो बी ऑप्शन करेक्ट इसका नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काई और लाइकेन निम्नलिखित में से किस प्रकार के क्षेत्र में पाए जाते हैं? यानी जो काई और लाइकेन है घास के एक तरह से ही रूप होते हैं ये, तो ये किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? टुंड्रा जलवायु, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, रेगिस्तानी क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो काई और लाइकेन होते हैं ये टुंड्रा जलवायु क्षेत्र में पाए जाते हैं, ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो 90 डिग्री के आसपास होते हैं, तो बर्फीले क्षेत्रों में। तो वहाँ पर काई और लाइकेन जो है कि पाए जाते हैं। यहाँ वनस्पतियाँ बहुत ही कम होती हैं, ज़्यादातर बर्फ ही रहती है, तो कुछ समय के लिए काई और लाइकेन उग जाते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। तो अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक औद्योगिक तंत्र का सही क्रम है? यानी औद्योगिक तंत्र का सही क्रम क्या है? तो उसमें प्रक्रम निर्गत निवेश, निर्गत निवेश प्रक्रम, प्रक्रम निवेश निर्गम और निवेश प्रक्रम और निर्गत। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग इसका आंसर करते रहें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निवेश, प्रक्रम और निर्गत। यानी कि सबसे पहले इनपुट होगा, फिर जो है कि इसका प्रोसेसिंग होगा, फिर उसके बाद आउटपुट मिलेगा, आउटपुट या उत्पादन या प्रोडक्शन जिसे कह सकते हैं। तो औद्योगिक तंत्र में सबसे पहले निवेश होगा, फिर प्रक्रम प्रोसेस चलेगा उसका, फिर निर्गत जो है कि आउटपुट मिलेगा। तो ये एक प्रक्रिया होती है। जैसे अगर हम लोग देखें तो ये इसमें इनपुट में कच्चे माल का कच्चा माल आ जाएगा, उसके बाद निवेश में कच्चे माल, श्रम, परिवहन, ये सभी आ जाएगा, और ये इसके बाद जो है कि इसका प्रोसेसिंग होगा, उसके बाद उत्पादन होगा। तो यही एक प्रक्रिया होती है, ये क्रम, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है? यानी कि कर्तन एवं दहन कृषि कौन सी है? तो स्थानांतरण कृषि, मिश्रित कृषि, वाणिज्यिक कृषि या गहन निर्वाह कृषि। तो आप लोगों ने इसके बारे में जरूर पढ़ा होगा। तो इसमें स्थानांतरण कृषि कहा जाता है। कर्तन एवं दहन काटना एवं जलाना, जैसे पेड़ों को काट कर जलाकर जो खेती की जाती है, इसको झूम खेती भी कहते हैं। झूम खेती जैसे इसको पूर्वोत्तर भारत में कहते हैं, पूर्वोत्तर भारत में। तो यही स्थानांतरण कृषि है एक तरह से। कुछ पेड़ों को आदिवासी लोग जलाकर, उसके बाद वहाँ पर काट कर जलाकर खेती करते हैं। जब उसकी उर्वरता समाप्त हो जाती है तो दूसरे स्थानों पर चले जाते हैं, वहाँ पर पेड़ काटेंगे और उसको जलाएंगे, फिर उसके बाद वहाँ पर खेती करेंगे। तो ऐसे ही इनका स्थानांतरण चलता रहता है। तो उत्तर पूर्व भारत में इसे जो है कि झूम खेती कहा जाता है, और जैसे केरल में इसको क्या कहा जाता है? कुमारी। इसी का अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम है। तो केरल में कुमारी कहा जाता है, और देखा जाए तो एमपी में एमपी में कहा जाता है दीपा, दीपा नाम से। और तो और कुछ अन्य देशों में देख लें तो जैसे इसको वियतनाम में रे कहा जाता है, और देखा जाए श्रीलंका, अगर श्रीलंका में, तो श्रीलंका में इसको चेन्ना कहा जाता है। तो ये अलग अलग देशों में अलग अलग नाम है। इंडोनेशिया में इसे लडांग कहा जाता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तभी यहाँ पर इसको डिस्कस कर रहे हैं ताकि आप लोग नोट कर लें।
इंडोनेशिया में लडांग कहा जाता है। ऐसे ही जैसे थाईलैंड एक हो गया, थाईलैंड में इसे तमराई कहते हैं। तो ये झूम खेती के ही जैसे भारत में झूम खेती है, स्थानांतरण कृषि का यही विभिन्न नाम है अलग अलग क्षेत्रों में। तो आप लोग इन सबको नोट कर लें। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है, यानी कि यहाँ पर भी सुमेलित करने के लिए दिया है। तो पीसी कल्चर मत्स्य पालन, ये बिल्कुल सही है। सेरी कल्चर रेशम से संबंधित है, ये भी सही है। बीटी कल्चर ये अंगूर की खेती से सही है, ये भी सही है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये तीनों ही सही हो जाएंगे, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पर तीनों ही सुमेलित किया हुआ है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। निम्नलिखित में से किस एक का संबंध सूंघने की शक्ति के नष्ट होने से है, यानी कि जो सूंघने की शक्ति है उसका नष्ट हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है। तो इसमें दिया है एनोस्मिया और इम्फाइसीमा और स्लीप एपनिया और ल्यूकेमिया। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से भी आंसर करते रहें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एस्नोस्मिया। जो एस्नोस्मिया है इसमें सूंघने की शक्ति समाप्त हो जाती है। और जो ल्यूकेमिया है ये एक रक्त कैंसर है, रक्त कैंसर होता है ल्यूकेमिया। और जो इम्फाइसीमा है ये क्या है, तो ये है एक प्रकार की फुसफुसी रोग है, फुसफुसी रोग है। और स्लीप एपनिया क्या है, तो ये निद्रा संबंधी बीमारी है, निद्रा संबंधी बीमारी है। तो इसका करेक्ट आंसर एनोस्मिया हो जाएगा, जो सूंघने की शक्ति कम हो जाती है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, यानी यहाँ पर कुछ संस्थान दिए गए हैं, योजनाएं दी गई हैं और उसके बारे में प्रारंभ वर्ष पूछा गया कि कब प्रारंभ की गई थी। तो इसी के बारे में यहाँ पर बताना है। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन ये 2007 में चला था, तो ये बिल्कुल सही है। और राष्ट्रीय बागवानी मिशन, ये राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब चला था, तो ये चला था 2005 में, तो ये भी सही हो जाएगा। और जो है कि राष्ट्रीय जैविक कृषि मिशन, जो राष्ट्रीय जैविक कृषि मिशन है ये चला था 2004 में। तो इस प्रकार इसका करेक्ट आंसर जो है कि सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि सी सही सुमेलित नहीं है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2007 में चली थी, ये भी सही हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका सी आंसर सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन दिया है कि औसत आय के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सत्य है, यानी जो औसत आय है उसके बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है कि यह देश के कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाली जाती है, तो ये बिल्कुल ही सही है। अगर हम लोग कुल आय को, किसी देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग दे दें तो ये जो है कि औसत आय आ जाती है, तो ये बिल्कुल सही है। और औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहते हैं, तो प्रति व्यक्ति आय भी इसी तरह निकाला जाता है। अगर हम लोग कुल किसी देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग दे देंगे तो ये प्रति व्यक्ति आय भी निकल जाती है, तो ये दोनों ही सही है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, तो अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक जीडीपी के संबंध में सत्य है, यानी जीडीपी के बारे में यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा कथन सत्य हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं हम लोग कौन सा इसका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर दिया है कि यह 3 क्षेत्रों प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो आप लोगों को पता है कि किसी अर्थव्यवस्था के कुल 3 क्षेत्र होते हैं, तो यहाँ पर उत्पादन क्षेत्रों का योगफल है, यानी तीनों ही क्षेत्रों का योगफल है, तो ये बिल्कुल सही है। जैसे प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आ जाएगा और द्वितीयक क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र भी इसे कहते हैं और तृतीयक में सेवा क्षेत्र आता है। तो यही यहाँ पर पूछा गया है कि इन तीनों ही क्षेत्रों का उत्पादनों का योगफल होता है जो जीडीपी होता है, तो ये बिल्कुल सही है। और अर्थव्यवस्था की विशालता को प्रदर्शित करता है, यानी कि किसी देश की जीडीपी जितनी बड़ी है यानी कि वह अर्थव्यवस्था भी उतनी ही बड़ी है। तो यही इसको प्रदर्शित करता है कि जीडीपी अर्थव्यवस्था को विशालता को प्रदर्शित करता है, तो ये भी कथन सही हो जाएगा। और यह किसी देश के भीतर वर्ष में एक विशेष उत्पादित वस्तुओं सेवाओं का मूल्य है, यानी कि किसी देश की सीमा में एक वर्ष में जितने भी वस्तुओं सेवाओं के उत्पादन का अंतिम मूल्य जो होता है उसी को जीडीपी में काउंट किया जाता है, तो ये भी कथन बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर तीनों ही सही हो जाएंगे, तो सभी कथन सही हैं।
यानी किसी भी देश में भीतर में जो एक वर्ष में जितनी भी वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन किया जा रहा है उसके अंतिम मूल्य को ही जीडीपी में मापन किया जाता है। और जीडीपी में तीनों ही क्षेत्रों का यहाँ पर किया जाता है। और जीडीपी किसी अर्थव्यवस्था की विशालता को प्रदर्शित करता है। तो ये पूरा एक कंसेप्ट था। इस एक क्वेश्चन से कई सारे फैक्ट तैयार हो गया, आप लोगों के 8 से 10 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। तो यही इस वीडियो का फायदा होगा कि टेस्ट सीरीज के अलावा कि आप अगर आप लोग वीडियो देखते हैं तो इससे संबंधित जितने भी फैक्ट है उसको हम लोग डिटेल से चर्चा करते चलेंगे। तो आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को विभाजित करने का मुख्य आधार है। यानी कि जो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को विभाजन का मुख्य आधार है वो क्या है। तो यहाँ पर दिया है आर्थिक गतिविधियों का स्वभाव, रोजगार की शर्तें, उद्यमों का स्वामित्व और श्रमिकों की संख्या। तो जो किसी भी उद्यम को कब सरकारी या प्राइवेट कहा जाएगा, उसी के बारे में सार्वजनिक या निजी क्षेत्र के विभाजन का जो मुख्य आधार है उसी के बारे में आपको पूछा गया है कि यह इसका आधार क्या होगा। तो ये इसका आधार हो जाएगा उद्यमों का स्वामित्व। उद्यमों का स्वामित्व यानी कि अगर कोई भी फर्म या संस्थान या कंपनी है उसका स्वामित्व अगर सरकारी हाथों में है तो वो सार्वजनिक हो जाएगा। और अगर उसका स्वामित्व जो है कि प्राइवेट है, किसी व्यक्ति के हाथ में है, तो वो निजी हो जाएगा। तो यही यहाँ पर पूछा गया था कि उद्यमों का स्वामित्व का आधार क्या है। तो जो है कि उद्यमों का स्वामित्व के आधार पर ही सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में विभाजन किया जाता है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। तो अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से किस तापमान पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान एक ही समान होंगे। तो ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, ज़्यादातर लोगों को ये पता होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है कि 100 डिग्री, 202 डिग्री और -40 डिग्री और 40 डिग्री। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा -40 डिग्री। -40 डिग्री पे जो है कि पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों ही बराबर होते हैं। तो ये एग्जाम में पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता थी। यानी जो प्रथम पंचवर्षीय योजना चली थी ये किस पर चली, कब चली थी। तो 1951 से 56 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना चली थी। तो इसमें पूछा गया कि इसमें प्राथमिकता किस पर दिया गया था। तो इसमें प्राथमिकता दिया गया था प्रौद्योगिकीकरण, नगरीकरण, कृषि का विकास, तो शिक्षा का प्रसार। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यही यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो कृषि का विकास, कृषि के विकास पर प्रथम जो है कि पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता थी। और द्वितीय में किसका था। तो औद्योगिकीकरण का, औद्योगिकीकरण। और द्वितीय योजना कब चली थी। तो 1956 से 61 तक। तो ये दोनों ही एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप लोग इसको नोट कर लें। अगला क्वेश्चन दिया है कि मानव विकास सूचकांक को बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस एक आधार का प्रयोग नहीं किया जाता है। जो मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI, तो उसमें पूछा गया है कि किसका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इसमें दिया है शिशु लिंगानुपात, शैक्षिक स्तर, जीवन प्रत्याशा और प्रति व्यक्ति आय। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा, तो आप लोग इसको जरूर नोट करें। तो ये इसमें शिशु लिंगानुपात का प्रयोग नहीं किया जाता है और बाकी तीनों का ही प्रयोग किया जाता है HDI में। शैक्षिक स्तर, जीवन प्रत्याशा और प्रति व्यक्ति आय, इन तीनों का ही प्रयोग किया जाता है HDI में। और बाकी जो है कि इसका शिशु लिंगानुपात का प्रयोग नहीं किया जाता है। और जो मानव विकास सूचकांक है ये जारी किसके द्वारा किया जाता है। तो ये जारी किया जाता है UNDP के द्वारा, UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके द्वारा जारी किया जाता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। इसकी स्थापना कब की गई है। तो 1965 में, 1965 में इसकी स्थापना की गई है। और इसमें UNDP में अभी देखा जाए तो कुल जो है कि 170 देश हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है UNDP का। तो इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। तो यही ये फायदा है कि डिटेल से हम लोग चर्चा कर ले रहे हैं ताकि एक भी क्वेश्चन छूटने ना पाए, ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट तैयार हो जाए। अगला क्वेश्चन क्या दिया है आइए देख लेते हैं। नीचे एक अभिकथन दिया है, दूसरा कारण दिया है। तो आइए देखते हैं। 24 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और दूसरा कारण दिया है कि वर्ष 1986 में इसी दिन भारतीय संसद ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया था। तो इसके बारे में क्या सही हो जाएगा।
तो 24 दिसंबर को जो है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। और क्यों मनाया जाता है? तो 1986 में इसी दिन भारतीय संसद ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया था। तो इससे 2-3 फैक्ट तैयार हो गए कि उपभोक्ता संरक्षण दिवस, उपभोक्ता राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को। और जो भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है वो 1986 में आया था। तो ये इसका कारण भी सही है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। तो अगला क्वेश्चन दिया है कि जो वर्षा की छोटी बूंदें होती हैं उसके कण कितने होते हैं? तो यहाँ पर 10 घाते 10 दिया है, 10 घाते 2 दिया है, 10 घाते 21 और 10 घाते 121। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वर्षा की बूंदे के कण होते हैं 10 के घाते 21। तो ये बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत नींद का अध्ययन किया जाता है? यानी वो विज्ञान की कौन सी शाखा है जिसके अंतर्गत नींद का अध्ययन किया जाता है? इसमें ऑप्शन दिया है हिप्नोलॉजी, टेलीपैथी, स्लीपोलॉजी और कॉस्मोगोनी। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से भी आंसर करते रहें ताकि आप लोगों की भी क्वेश्चन अंदाजा लगे कितने सही हो पा रहे हैं। तो जो है कि हिप्नोलॉजी में जो है कि नींद का अध्ययन किया जाता है। वैसे देखने से तो स्लीपोलॉजी लग रहा है, लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि ये ऐसे ऑप्शन बनाए जाते हैं कि ताकि आप स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएं। तो हिप्नोलॉजी जो है कि यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि जल का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? तो ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि 277 केल्विन, 4 डिग्री सेंटीग्रेड, -4 डिग्री सेंटीग्रेड तथा ए तथा दोनों ही ए तथा सी दोनों पर ही। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से भी आंसर करें। तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी कि जो 277 केल्विन और -4 डिग्री पे ये तापमान, इसका जो है कि घनत्व अधिकतम होता है। तो ये दोनों ही सही हो जाएगा। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और यहाँ पर इसका आयतन जो है कि जल का आयतन न्यूनतम होता है। जल का आयतन न्यूनतम होता है और घनत्व अधिकतम होता है इस तापमान पर। तो यही यहाँ पर पूछा गया था। और अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग जल संक्रामक है? यानी यहाँ पर पूछा गया है कि जल संक्रामक रोग कौन कौन सा है। तो इसमें ऑप्शन दिया है टाइफाइड, हैजा, हेपेटाइटिस ए, ट्यूबरकुलोसिस। तो आप लोग देखिए कि इसका सही आंसर क्या हो सकता है। तो इसमें जो है कि ऑप्शन क्या दिया है? तो टाइफाइड और हैजा और ट्यूबरकुलोसिस और हेपेटाइटिस ए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखा जाए तो टाइफाइड भी जल जनित रोग है, हैजा भी और हेपेटाइटिस ए भी। तो इस प्रकार 1 2 4 आंसर हो जाएगा। ट्यूबरकुलोसिस जल जनित रोग नहीं है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि माउंट मोरापी ज्वालामुखी स्थित है। यानी माउंट मोरापी ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जापान में, सिंगापुर में, इटली में और इंडोनेशिया में। तो जो माउंट मोरापी है ये जो है कि कहाँ पर है? इंडोनेशिया में। ये इंडोनेशिया में है। और इसमें अभी 2021 में ही विस्फोट हुआ था, इसी कारण यह चर्चा में था। तो जो चर्चित क्षेत्र हो या ऐसे कोई न्यूज हो तो उसको आप लोग जरूर नोट किया करें, ताकि एग्जाम में यही सब पूछे जाते हैं। निम्नलिखित घटनाओं में उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। कनिष्क का राज्यारोहण, सिकंदर का आक्रमण, मौर्य साम्राज्य का अंत और महाजनपद काल। तो ये घटनाएं कुछ दी हैं और उसके बारे में पूछा गया है कि इसका कालक्रम क्या है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें जो है कि क्रम से मिलाना है। तो जो दिया है कनिष्क का राज्यारोहण, तो जो कनिष्क का राज्यारोहण हुआ था ये कब हुआ था? तो ये 78 एडी में हुआ था, 78 एडी में। और इसी के समय ये शक संवत जो चलता है 78 एडी से ही यही है, कनिष्क ने ही चलाया था। और दूसरा क्या दिया है? सिकंदर का आक्रमण। तो सिकंदर का आक्रमण जो हुआ था ये 327 से 325 ईसा पूर्व में हुआ था, यानी ईसा पूर्व में। और मौर्य साम्राज्य का अंत कब हुआ था? तो मौर्य साम्राज्य का अंत हुआ था 185 ईस्वी में हुआ था, 185 ईस्वी में। और महाजनपद काल कब था? तो ये महाजनपद काल कब का है? जो 16 महाजनपद थे। तो इसमें जो है कि 600 से 500 ईसा पूर्व के बीच था, ईसा पूर्व के बीच था। तो अगर आप लोगों को डेट पता हो गई तो आप लोगों को मिलाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर पूछा गया है कि उनके कालक्रम के अनुसार मिलाना है।
तो अगर देखा जाए तो सबसे पहले कौन सा आएगा, तो महाजनपद काल आएगा, तो 4 से शुरू करेंगे। और दूसरे नंबर पर कौन सा आएगा, तो सिकंदर का आक्रमण होगा, ये भी ईसा पूर्व में दिया है, तो दूसरे नंबर पे। और तीसरा मौर्य साम्राज्य का अंत हो जाएगा, और चौथा कनिष्क का राजारोहण। तो ये अगर देखा जाए तो इस प्रकार हम लोगों का कौन सा आंसर सही हो जा रहा है, तो सी ऑप्शन सही हो जा रहा है, सी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, यही यहाँ पर पूछा गया था। और ये मौर्य साम्राज्य का अंत ईसा पूर्व में ही है, केवल ईस्वी में एक जो है कि ये कनिष्क का राजारोहण है 78 AD में, तो बाकी सभी ईसा पूर्व में है। ईसा पूर्व में जैसा कि आप लोग पता है कि उल्टे चलता है, 600 से 500, फिर 500 से 300 आएगा, फिर 200, फिर 100, ऐसे ही चलता है। उसके बाद AD में जो है कि बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। वे कोशिकाएं जिनमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं, और केंद्रक और कोशिका द्रव्य को केंद्रक झिल्ली अलग करती है। तो इन दोनों में से ऑप्शन में से कौन सा सही हो जाएगा, तो जो कोशिका वे कोशिकाएं जिनमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती है। यानी कि दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, एक यूकैरियोटिक होती हैं और एक होती हैं प्रोकैरियोटिक। तो जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं ये अविकसित होती हैं, और जो पूर्ण विकसित होती हैं वो प्रोकैरियोटिक होती हैं। सॉरी फ्रेंड, यहाँ पर जो है कि गलत हो गया। यहाँ पर जो है कि यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं ये पूर्ण विकसित होती हैं, ये पूर्ण विकसित होती हैं, और प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं अविकसित होती हैं, यानी प्रारंभिक अवस्था में होती हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो है कि झिल्ली अनुपस्थित होती है, तो ये कथन बिल्कुल सही है, यहाँ पर पूर्ण विकास नहीं हुआ रहता है। और दूसरा, केंद्रक और कोशिका द्रव्य को केंद्रक झिल्ली अलग करती है, तो ये भी कथन सही हो जाएगा। तो दोनों ही सही हो जाएंगे, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, तो अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सी एक मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। यानी कि जो मानव शरीर या किसी भी शरीर का जो है कि संरचनात्मक इकाई, मूलभूत इकाई कौन सी है, केंद्रक, कोशिका द्रव्य, केंद्रक झिल्ली और कोशिका। तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा, तो जो कोशिका होती है यही जो है कि मूलभूत इकाई होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। जो कोशिका होती है किसी भी जीव की मूलभूत संरचनात्मक इकाई होती है। और कोशिका की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने। ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि कोशिका की खोज किसने की है, तो रॉबर्ट हुक ने। और कब किया है, 1685 ईस्वी में। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, तो अगला क्वेश्चन दिया है, देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है कि पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है। अभिकथन दिया है और कारण दिया है कि पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के बाहर कोशिका भित्ति होती है। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से भी आंसर करते रहें, ताकि आप लोगों को भी पता चले कितने क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं, तभी ये टेस्ट सीरीज लगाने का ज़्यादा फायदा आप लोगों को मिल पाएगा। तो जो पादप कोशिका होती है ये जंतु कोशिका से भिन्न होती है। इसका कारण क्या होता है, पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है, ये सही होता है, क्योंकि पादप कोशिका में जो है कि कोशिका भित्ति पाई जाती है, कोशिका भित्ति होती है, और जंतु कोशिका में ये नहीं पाई जाती है। तो यही डिफरेंट होता है पादप कोशिका और जंतु कोशिका में, कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है और जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। तो यहाँ पर ये अभिकथन सही हो जाएगा। और पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के बाहर कोशिका भित्ति होती है, तो ये कारण यहाँ पर नीचे दिया ही हुआ है, तो दोनों ही सही हो जाएगा। ये व्याख्या भी सही करता है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन दिया कि बाजार की एक आर्थिक प्रवृत्ति है जो निम्नलिखित में से किस ओर रुझान पैदा करती है। जो बाजार की एक आर्थिक प्रवृत्ति है उसी के बारे में यहाँ पर पूछा गया कि किस ओर रुझान पैदा करती है, अस्पष्टवाद की ओर, व्यक्तिवाद की ओर, पूंजीवाद की ओर, उपभोक्तावाद की ओर। तो जो बाजार की एक प्रवृत्ति होती है ये होती है उपभोक्तावाद की ओर। सामान्य बोलचाल की भाषा में हम लोग जहाँ पर क्रेता और विक्रेता होते हैं, यानी कि जहाँ पर खरीदार और बेचदार होते हैं, उसी को बाजार कहते हैं। तो बाजार में जो है कि क्या होता है कि वस्तुओं का क्रय और विक्रय किया जाता है। तो बाजार की प्रवृत्ति हो तो उपभोक्तावाद की ओर, तो यही यहाँ पर सही हो जाएगा, डी ऑप्शन।
अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत की जनसंख्या की उच्चतम दशकीय वृद्धि दर 1961 से 71 के दौरान रही और भारत में जनसंख्या की न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर 1901 से 1991 से 2001 के बीच रही। तो आप लोग देखिए कि क्या दोनों ही कथन सही हैं या गलत हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो भारत में जनसंख्या की उच्चतम दशकीय वृद्धि दर क्या रही है, तो जो है कि 1961 से 71 के दौरान रही। तो ये कथन बिल्कुल सही है। और ये भारत की जनसंख्या की न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर 1991 से 2001 के बीच रही, तो ये कथन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर दूसरा गलत हो जाएगा। जो न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर रही है ये 2001 से 2011 के बीच रही है। जो अभी लेटेस्ट जनगणना हुई है 2011 की, उसी के मध्य हुई है। अभी 2011 के बाद से 2021 में जनगणना होने वाली थी, लेकिन कोविड के कारण नहीं हो पाई है। तो अभी 2011 की जनगणना के डाटा ही जो है कि पूछे जाएंगे एग्जाम में। और एक वीडियो में लाऊंगा जिसमें यूपी की जनगणना और भारत की जनगणना दोनों 10-10 मिनट में कवर करा दूंगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि जब मैं ये वीडियो डालूँ तो आप लोगों को कहीं भी खोजना ना पड़े। तो यहाँ पर पूछा गया था कि कौन से कथन सत्य है, तो पहला सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, तो अगला क्वेश्चन दिया है कि इनमें से कौन सा पूर्ण रूप से अंतःस्रावी ग्रंथि है, यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि कौन कौन सी है। तो यहाँ पर तिल्ली, पीयूष ग्रंथि, लसिका गांठें और अग्नाशय। तो यहाँ पर पूछा गया कि अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो अग्नाशय जो है कि अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। आप लोगों को पता होगा कि दो प्रकार की ग्रंथियां होती हैं, जिसमें एक अंतःस्रावी होती है और दूसरी होती है बाह्यस्रावी। जो बाह्यस्रावी होती है ये जो है कि नलिका युक्त होती है। ये भी पूछा गया कि नलिका युक्त कौन सी होती है, और ये नलिका विहीन होती है, नलिका विहीन। तो ये दो प्रकार की ग्रंथियां होती हैं, और अग्नाशय जो है कि अंतःस्रावी ग्रंथि है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन दिया है कि आंतरिक निषेचन होता है। जो आंतरिक निषेचन होता है ये कहाँ पर होता है, मादा के शरीर में, मादा के शरीर के बाहर, नर के शरीर में और नर के शरीर के बाहर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मादा के शरीर के अंदर। जो आंतरिक निषेचन होता है वो मादा के शरीर के अंदर होता है। जैसे कि मनुष्य में भी हो जाएगा ये आंतरिक निषेचन हो जाएगा, पशुओं में भी हो जाएगा। तो ये आंतरिक निषेचन का ही उदाहरण है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन दिया है कि लैटेराइट मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है और ये मृदा अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। तो जो लैटेराइट मृदा होती है ये, इसमें ह्यूमस की मात्रा बहुत ही कम होती है। तो ये कथन अभिकथन बहुत ये सही हो जाएगा। और जो ये अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, यानी कि जहाँ पर अत्यधिक वर्षा होती है वहाँ पर लैटेराइट मृदा पाई जाती है। तो ये कारण भी इसका सही हो जाएगा। कारण ये दोनों ही सही है, लेकिन जो इसका जो लैटेराइट मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम क्यों होती है ये इसका कारण नहीं दिया है। तो दोनों कथन और कारण तो दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं करता है। तो इस प्रकार इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग फ्रेंड 95 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अगले क्वेश्चन में इस टेस्ट सीरीज के पूरे 150 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, और ऐसे ही आगे जाके सॉल्व करते रहेंगे। 40-50 वीडियो में हम लोग 15 से 20 टेस्ट सीरीज को सॉल्व कर लेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।